भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा में गर्मी का कहर, ट्रांसफार्मरों पर बढ़ा लोड। ठंडा रखने के लिए कूलर का सहारा, बिजली आपूर्ति बनाए रखने की अनोखी पहल। भंडारा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार बढ़ने से आमजन परेशान है। इसी के साथ कूलर, AC और फ्रिज के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की मांग में भी भारी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा दबाव ट्रांसफार्मरों पर पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में मौजूद ऑयल भी तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे ट्रांसफार्मर के जलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए महावितरण द्वारा अनोखी पहल की जा रही है। अब ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर का उपयोग किया जा रहा है। यह अनोखी व्यवस्था फिलहाल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और गर्मी के इस दौर में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में सहायक साबित हो रही है। सर, जसं आपण आता बघतोय की प्रचंड उन्हाळा सुरू आहे आणि यामध्ये आपला तापमान जो आहे 44 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड झालेला आहे आणि उन्हाच्या पासून संरक्षणासाठी लोक आपल्या घरी दिवसेंदिवस एअर कंडिशन आणि एअर कूलरचा वापर करत आहेत। त्यामुळे आमच्या वीज यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडतो आहे। विजेची मागणी लक्षात घेता तर आपले 33 kV टाकळी उपकेंद्रामध्ये जे हे आमचे 2 पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आहेत 10 MVA क्षमतेचे, हे वरील म्हणजे मोठ्या पॉवर हाऊसमधून जी 33,000 वोल्ट लाईन येते त्याला 11,000 वोल्ट लाईनमध्ये बदल करून याला शहरामध्ये वीज वितरणाकरता पुढे पाठवतात। तर 33,000 वोल्टवरून 11,000 वोल्टमध्ये लाईन कमी करताना आपल्या रोहित्रावर ताण पडतो आणि त्याच्यामध्ये जे उष्णता तयार होते ते उष्णता शोषण्याचं काम त्याच्यामधला ट्रान्सफॉर्मर ऑइल करत असतो। त्या ट्रान्सफॉर्मर ऑइलच्या तापमान 70 सेंटीग्रेडच्या वरती जाऊ नये याकरिता आपण त्याचे जे कूलिंग डक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण त्याला एअर कूल्ड वॉटर कूलर आपण लावलेलं आहोत, ज्याच्यामुळे त्याचा तापमान नियंत्रणमध्ये राहील आणि आपला जो पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याची सुरक्षा पण राहील आणि त्याला काही धोका होणार नाही याकरिता आपण एअर वॉटर कूलर तिथे लावलेले आहेत। महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रत्येक घर को लाभार्थी को 5 ब्रास मुफ्त रेत देने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील में घरकुल योजना के लाभार्थियों को रेत उपलब्ध कराने के लिए तहसील कार्यालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत फिलहाल प्रत्येक लाभार्थी को 2 ब्रास रेत देने की योजना बनाई गई है। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच कुल 467 ब्रास रेत का वितरण किया गया, जिससे लगभग 267 लाभार्थियों को सीधा फायदा मिला। इस अभियान का अगला चरण 4 मई से शुरू हो गया है, जो 8 मई तक जारी रहेगा। राजस्व विभाग के अनुसार कुल 580 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। सोनदड़, राका, कोकना, बकी, मेंढकी, कोसबी, कोल्हार गांव, मनेरी, चिखली सहित कई गांव इस योजना में शामिल है। अब तक कुल 533 ब्रास रेत का वितरण किया जा चुका है। मी मंडळ अधिकारी सोनदळ आर्यन तैकर पिपरी घाटावरून पंचायत समितीकडून प्राप्त यादीनुसार प्रत्येक घरकुल लाभार्थींना 2 ब्रास रेती वाटप करण्यात येत आहे। रेती वाटपाचे काम सुरळीतपणे सुरू असून घरकुल धारकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाहीये। रेती आजपर्यंत 533 ब्रास रेती वाटप करण्यात आलेली आहे। संपूर्ण आठवडा हा रेती वाटपाचा सुरू राहील। लाभार्थ्यांची यादी आम्हाला ग्राम पंचायत समितीकडून मिळालेली आहे, त्यानुसार आम्ही घरकुल लाभार्थ्यांना रेती वाटप करत आहोत। आमच्याले एक लाभार्थ्याला 4 ब्रास रेतीचा आदेश दिलेले आहे। पहिल्या वेळी ते 2 ब्रास नेत आहे,
ट्रॅक्टरची कमतरतामुळे एकूण लाभार्थी किती आहे? एकूण लाभार्थी आमच्याकडे 500 समथिंग आहे. हालांकि मुफ्त रेत पाने के लिए लाभार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत समिति की सूची में नाम होने के बावजूद लाभार्थियों को रेत घाट पर जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके बाद मोबाइल पर OTP आने के पश्चात ही रेत परिवहन की अनुमति दी जाती है। साथ ही ट्रैक्टर नंबर दर्ज कराना भी जरूरी है। तेज धूप और तलाठी और मंडल अधिकारी पेड़ के नीचे बैठकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। वहीं कई लाभार्थियों को OTP नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही है, जिससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेत भले ही मुफ्त मिल रही हो, लेकिन उसे घर तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर भाड़े का खर्च उठाना पड़ रहा है। नदी से रेत भरने और घर तक पहुंचाने के लिए 1500 से 2000 रुपए तक खर्च आ रहा है, जबकि दूरस्थ स्थानों के लिए यह खर्च 4000 रुपए तक पहुंच रहा है। दूसरी ओर बाजार में अवैध रेत करीब 2000 रुपए प्रति ब्रास के हिसाब से आसानी से उपलब्ध होने के कारण कई लोग उसी विकल्प को चुन रहे हैं। ऐसे में योजना का उद्देश्य पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल करने और परिवहन खर्च पर नियंत्रण की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। परिचय सुनील मनोहर डोळे, मुक्काम पोस्ट सौंदड, तालुका सडक, जिल्हा गोंदिया। मी घरकुल लाभार्थी आहे आणि मला शासनाने 2 ब्रास रेती दिलेली आहे आणि मी ती आज घेऊन चालले आहे। माझा परिचय रूपचंद भयालाल वरठे, मेणकी, पोस्ट चिखली, तालुका सडकर्जुनी, जिल्हा गोंदिया। मला घरकुलसाठी 2 ब्रास रेती मिळाली आहे आणि ती आता घरी गेली आहे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में शानदार जीत हासिल की। सोमवार 4 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित हुए। इस खुशी की लहर में गांधी चौक परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल और असम में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता पर विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि जनता का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जनता ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि हिंदू समाज का खच्चीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, जातीय विभाजन, अपराधियों का महिमा मंडन और कुछ परिवारों को लाभ पहुंचाने की राजनीति अब स्वीकार्य नहीं है। मतदाताओं ने विकास, सुरक्षा और राष्ट्रहित को महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। डॉक्टर फुके ने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संगठन कौशल और पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन को दिया। देश भर में बढ़ते जनाधार को देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी समय में अन्य राज्यों में भी भाजपा और अधिक सशक्त होकर उभरेगी। बघा असं आहे की पश्चिम बंगाल ही निवडणूक आम्ही हिंदुत्वावर लढलो आणि ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसपेटी पश्चिम बंगालमध्ये घुसून त्या लोकांचा हक्काचं जमीन असणार, त्या हक्काच्या योजना असतील, त्या हक्काची निधी असणार, ते जे कुठेतरी गडप करत होते त्याच्या विरोधात हा निर्णय। ज्या प्रकारात मागच्या 10 वर्षात ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केले, ज्या प्रकारे तिथे हिंदूंवरती अन्याय केले, ज्या प्रकारे तिथे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची कत्तल झाली, त्याच्या विरोधात हा निर्णय। आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेने हा एक मोठी चपराक ममता बॅनर्जीला या माध्यमातून दिलेली आहे। दक्षिणेचा मार्ग याच्या आधी झाला होता, याच्या आधी कर्नाटकमध्ये आपली सत्ता होती, पण केरळमध्ये निश्चितच केरळमध्ये आता खाता उघडलेला आहे आणि या माध्यमातून आता दक्षिणमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टी चांगला परफॉर्म करणं सुरू करणार आहे। कुठेतरी त्या लोकांनाही कुठेतरी आमच्या पक्षावर विश्वास घेऊन पुढच्या वेळेस केरळमध्ये मी तुम्हाला 100% सांगतो, मी केरळमध्ये 20 दिवस होतो, पुढच्या वेळेस 100% भारतीय जनता पार्टीची सरकार तिथे येणार। निश्चितच बंगाल हे सर्वच दृष्टिकोनातून एक बॉर्डर स्टेट असल्यामुळे देशासाठी फार महत्वाचं स्थान होतं। कुठेतरी TMC तिथे असल्यामुळे भारताला धोका होता आणि आज तिथे भारतीय जनता पार्टीची सरकार निवडून आली आणि म्हणून हा धोका सुद्धा टळलेला आणि याच्यानंतर तिथे त्या भागात जे हिंदू आता याच्यानंतर सुरक्षित राहतील, ज्या मोठ्या प्रमाणात तिथून हिंदूंचं पलायन होत होतं तिथे ते कुठेतरी थांबणार आहे। निश्चितच पश्चिम बंगाल देशातलं फार मोठं राज्य आहे, लोकसभेच्या जास्त अनेक सीटा तिथे आहेत, विधानसभा ही तिथे निवडून येणं फार कठीण होतं, पण तिथे आज ज्याप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला पसंती दाखवलेली आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या मागे एक मोठा मॅन्डेट उभं केलेलं आहे, निश्चितच ही एक आणखीन एक मोठी सुरुवात आहे। आणि जे मागच्या वेळेस जे आमचं 400 पारचं जे स्वप्न होतं ते निश्चितच पश्चिम बंगालमुळे आता पूर्ण होणार आहे।
हे मी आपल्याला खात्रीने सांगू शकतो. निश्चितच दोन्ही जागेवर विजय होणारच होता. दोन्ही जागेवर मोठ्या प्रमाणात बारामतीमध्ये अजितदादांबद्दलचं एक प्रेम तिथे लोकांना आहे, ते सुनेत्राबाईंना आशीर्वाद या माध्यमातून ते देणारच होते. राहुरीलाही त्याच प्रकारे कर्डिलींवरती प्रेम तिथे होतं. एक श्रद्धांजली म्हणून दोन्ही जागेवर लोकांनी मतदान केलं आणि बहुमताने दोन्ही निवडून आले. आणि निश्चितच राज्य सरकारचा मागच्या वर्षभराचा जो कारभार आहे, ज्याप्रमाणे माननीय फडणवीस साहेब सरकारने ज्याप्रमाणे मागच्या 1 वर्षापासून पूर्ण महाराष्ट्राला विकासाकडे नेण्याचं काम केलं, शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं काम केलं, सर्व जाती धर्म एकत्र घेऊन काम करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे, त्याचा हा निकाल आहे. नाही, आता असं आहे की मला असं वाटतं की 1-1.5 तासानंतर परत काही ना काही नवीन गाणं त्यांचं सुरू होणार. ते ईव्हीएम असणार किंवा मतदाराच्या संदर्भात असणार की इलेक्शन कमिशनच्या संदर्भात असणार. कारण कसंही काही निकाल आला भाजपकडे जर कौल आला तर यांचे उत्तर आणि यांचे मीडियामध्ये देणारे बाईट ह्या फिक्स असतात. मागच्या अनेक वर्षाचे जेही बाईट निवडणुका तिथे हरल्या आहेत, तिथे त्यांच्या चॅनल पुढे काय बोलायचं हे त्यांना माहित आहे. तर तोच मला वाटतं घिसीपिटे टेप तेच चालू राहणार आहे. वन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य युवा पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में 1 मई को शिवम होटल के वातानुकूलित सभागार में 13वीं राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का आयोजन किया गया. इस अवसर पर महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी संयुक्त रूप से मनाया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भंडारा नगर परिषद की नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर ने की. विशेष अतिथि के रूप में जिला परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर, पूर्व उपाध्यक्ष सूर्यकांत इल्मे, महाराष्ट्र युवा पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेश्वर येलचलवार, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति नागपुर विभागीय अध्यक्ष सूरज परदेसी, लायंस क्लब ब्रासिटी के अध्यक्ष डॉक्टर बबन मेश्राम तथा महिला दलित सेना और राजमाता फाउंडेशन की अध्यक्ष सुनीता परदेसी उपस्थित थी. कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई. मुख्य वक्ता परमानंद मेश्राम ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मजदूर आंदोलन की भूमिका स्पष्ट की. अध्यक्षीय संबोधन में नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर ने शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु चले जा रही योजनाओं की जानकारी दी और सभी को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर राइस मिल, कारखानों, लघु उद्योगों, घरेलू कामकाज और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत करीब 500 मजदूरों को भोजन के डिब्बे वितरित कर उनका सम्मान किया गया. साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, पत्रकारिता, कला, सांस्कृतिक, पर्यावरण, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य और धार्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया. इसमें ग्रीन हेरिटेज संस्था के उपाध्यक्ष चंदा मुरकुटे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के विष्णुदास लोनारे, डॉक्टर सुलभा मेश्राम, जुगल किशोर गौतम, लता नगधने, विलास केजरकर, शमशेर अब्दुल वहाब खान, मुकेश मेश्राम, मदन कमाने, सुनीता कुरंजेकर, धम्मपाल मेश्राम सहित अन्य गणमान्य शामिल रहे. लाखनी तहसील के माने गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. काम की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने गाँव पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर निर्माण में खामियां, दरारें और उचित पानी न डालने जैसी लापरवाही सामने आई. ग्रामीणों का कहना है कि अधूरा ओवरब्रिज और धीमी गति से चल रहे काम के कारण उन्हें रोजाना जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है. खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और पानी लाने वाले नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर मांग की है कि पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवर ब्रिज का काम पूरा किया जाए, उसके बाद अन्य कार्य किए जाए. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. सांसद पडोले ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही काम को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी को निर्देशित किया. इस दौरान ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान निकाली गई सामग्री को कहीं और बेचा जा रहा है. वहीं भंडारा से मुजबी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पेड़ों की कटाई को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि पेड़ों की कटाई की अनुमति किस विभाग ने दी, इसकी जाँच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर ओवरब्रिज का काम जल्द और गुणवत्तापूर्ण पूरा कराने की मांग की है.
आने वाले खरीफ मौसम 2026 को देखते हुए जिले के किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति समय पर और बिना किसी निर्बाध करने के निर्देश विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दिए। 4 अप्रैल को स्थानीय जिला परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते समय वे बोल रहे थे। प्रशासनिक तंत्र पूरी सतर्कता के साथ आपसी समन्वय बनाकर काम करे ताकि किसानों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उनके खेत तक मिल सके। कृषि विभाग को किसानों की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देकर उनका समाधान करने के भी निर्देश दिए गए, जिससे खरीफ सीजन सुचारू रूप से संचालित हो सके। बैठक में खरीफ फसलों की सूक्ष्म योजना, जल संवर्धन उपायों और किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला परिषद सदस्य नरेंद्र झंझाड़, यशवंत सोनकुसरे, विनोद बांते, पंचायत समिति सभापति रत्नमाला चेटुले, संजय बोंद्रे, कीर्ति गणवीर जैसे कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।